दोस्तों, अगर आप लोग भी कर रहे हैं सीए एग्जाम की तैयारी, वो भी नवंबर 2021 अटेम्प्ट के लिए, तो उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि 18 जनवरी 2021 से अनअकैडमी लेकर आया है कि स्पेशल बैच सीए इंटर एस्पिरेंट्स के लिए। दोस्तों, बहुत ही इंदौर क्वालिटी का बैच है। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे हमारे टॉप एडुकेटर्स हैं, जैसे अंकित ओबराय सर हो गए, जसप्रीत सिंह जोहर सर हो गए, नकुल सर हो गए और आदित्य शर्मा सर हो गए। ये सारे के सारे टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं और आपकी पढ़ाई में लगा देंगे चार चांद। अगर आप ढंग से पढ़ोगे, इनकी बताई हुई ट्रिक्स और टिप्स अगर अपना लोगे, तो सक्सेस तो बिल्कुल मिलनी ही मिलनी है। और देखो, इनके प्रिपरेशन का ब्लूप्रिंट देखो आप। दोस्तों, जनवरी में 18 तारीख से बैच स्टार्ट होगा। ग्रुप 1 का ये कोर्स मई में कंप्लीट करवा देंगे। जून में ग्रुप 2 का कोर्स स्टार्ट होगा और अगस्त तक ये आपका ग्रुप 2 का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। सितंबर में मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, रिविजनरी टेस्ट पेपर्स होते हैं, वो सारे होंगे। अक्टूबर मंथ में रिविजनरी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और नवंबर में एक एक दिन में एक मैराथन सीरीज चलाई जाएगी। उसके बाद तो दोस्तों नवंबर के लिए तो आप बिल्कुल ही प्रिपेयर हो जाएंगे। ये पूरा इनका ब्लूप्रिंट है और सारी की सारी लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी टॉप एडुकेटर्स के साथ। कोई भी डाउट होता है आप इनसे इजीली रिजॉल्व कर सकते हो। टाइम टू टाइम इनके लाइव क्विज होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, जिनको देने के बाद आपकी परफॉर्मेंस में और भी ज़्यादा चार चांद लग जाती है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर इनका सब्सक्रिप्शन पैक बाय करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक बार विजिट ज़रूर करना। और इनके हर सब्सक्रिप्शन पैक के अंदर आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इन्होंने पैक बनाए, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। दोस्तों, इसके बाद भी अगर आप फर्दर 10% का एडिशनल डिस्काउंट चाहते हैं तो एक कूपन कोड या कह लो रेफरल कोड मैं आपको दे रहा हूं, जो है EEH10। जैसे आप EEH10 को डालेंगे आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, फर्दर डिटेल के लिए लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार विजिट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों, आज की क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं अपने पास एक थर्ड चैप्टर जिसका नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अगले 40 मिनट तक वीडियो को देखना, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। मतलब बिल्कुल 100% अच्छे से आ जाएगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एक सिंपल लैंग्वेज आपको बताना चाहूंगा। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर हैं जो ये प्लान कर रहे हैं कि वो इतने आउटपुट की आगे फरमाइश करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों की डिजायर को अगर हम जोड़ दें तो वो निकल जाती है एग्रीगेट डिमांड। वही लिखा हुआ है, इट रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लान्ड टू बाय एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यानी एक साल के अंदर देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा ये प्लान करना कि वो किसी चीज को बाय करना चाहते हैं, उन सभी एलिमेंट को जोड़ देना एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। आप यहाँ फ्लो चार्ट में देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है इकोनॉमी के अंदर सभी सेक्टर, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, हाउस होल्ड हो, फर्म हो, कोई भी हो, प्लान कर रहे हैं बाय करने का एक अकाउंटिंग ईयर में, उसी को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, जिसे शॉर्ट में एडी बोला जाता है। बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं। तो याद कर लो, 4 कंपोनेंट होता है, बट मेजरली हम अभी क्लास 12 में ना सिर्फ 2 ही कंपोनेंट पढ़ते हैं। पहले के करके डिस्कस करते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक बात बताओ, आपके घरों के अंदर आप कुछ चीज़ों की डिमांड करते हो नहीं करते हो? हाँ सर, बिल्कुल करते हैं। जैसे कंज्यूमर अप्लायंसेस हो गया, मिक्सी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, टेलीविजन हो गया, जो हम इन चीज़ों की डिमांड करते हैं दैट्स कॉल्ड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा वो होता है जो गवर्नमेंट डिमांड करती है। जैसे गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बनवाने के लिए, ब्रिजेस बनवाने के लिए, डैम्स बनवाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कई कई सारी चीज़ों की डिमांड करती है। अल्टीमेटली उसमें क्या होता है, खर्चा ही तो होता है, तो उनको बोलते हैं गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कई सारे प्लान ऐसे ऑर्गेनाइज करती है जिनसे वो पैसा कमाती है। जैसे टोल प्लाजा की बात करते हैं, गवर्नमेंट टोल प्लाजा पर जब खर्चा करती है तो किस पर्पज से करती है कि इससे रेवेन्यू जनरेट होगा और वही रेवेन्यू हम इकोनॉमी के वेलफेयर पे लगाएंगे, तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। और चौथा होता है नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। इसीलिए कहता है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी और एक्स माइनस एम। लेकिन हमारे 12th क्लास में हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्राइवेट एक्सपेंडिचर को हटा देते हैं, सॉरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हटा देते हैं और नेट इंपोर्ट को या एक्सपोर्ट को सिर्फ और सिर्फ हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि एडी के क्या कंपोनेंट होते हैं तो आपको चारों बताने की जरूरत है, आप सिर्फ 2 बताएंगे, सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। देखो, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, एग्रीगेट डिमांड के 2 ही कंपोनेंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि
इन दोनों में चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कहीं कोई खर्चा करता हूँ तो मेरे लिए क्या है, कंजम्पशन है। मैं कहीं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे लिए अल्टीमेटली क्या है, डिमांड है। मतलब दोनों ही डिमांड होती है, और अगर दोनों को प्लस कर दे तो जो निकल के आती है फिगर, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। इसीलिए याद रखना, एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो सी प्लस आई के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम कैसे बनता है। पहले स्केड्यूल की बात कर लेते हैं। देखो इनकम हमारी 0, 100, 200, 300, 4, 5, 600। कंजम्पशन है 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। एक बात सोचो, मेरी फर्स्ट लेवल पे लेवल ऑफ इनकम कितना है, 0, और कंजम्पशन कितना है, 40। भाई 0 रुपये इनकम है और मैं 40 रुपये खर्च कर रहा हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल यार। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने गुल्लक तोड़ी है। गुल्लक तोड़ी का मतलब है जो मेरी पर्सनल सेविंग्स होंगी उनमें से पैसा विड्रॉ करके मैंने क्या हुआ, कंजम्पशन। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। याद कर लो, ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज 0 स्टिल यू विल कंज्यूम एनी यूनिट, दिस यूनिट इज कॉल्ड बी ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे सेम होती है। अब आप जानते हो एडी किसके बराबर होते हैं, बताओ। अभी ऊपर पढ़ा था ना, सी प्लस आई के बराबर होता है। तो कंजम्पशन हमारी 40 है, इन्वेस्टमेंट 20 है, तो 40 प्लस 20 60, फिर 120 प्लस 20 140, 200 प्लस 20 220, 280 प्लस 20 300, 360 प्लस 20 380, 440 प्लस 20 460, 520 प्लस 20 540। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, एडी निकाल लिया। अब इस स्केड्यूल से हमने देखा कि भाई डायग्राम कैसे बनता है। अब आप देखो ये इन्वेस्टमेंट कर्व जो हमने बनाया वो बिल्कुल पैरेलल बना है एक्स एक्सिस के। रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट देखो हर लेवल पे क्या है, सेम है, 20 20 20 है। कंजम्पशन देखो ऊपर से स्टार्ट हो रही है, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि देखो ऊपर कंजम्पशन 0 लेवल पे कितना था, 40। कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होती, क्योंकि देखो आप बच्चे थे और आज इतने बड़े हो गए, क्या आपने कंजम्पशन करनी छोड़ दी? नहीं। जब आप नहीं कमाते थे तो भी कंज्यूम करते हो, जब आप कमाने लगोगे तो भी कंजम्पशन करो। तो कंजम्पशन कभी 0 नहीं होती, इसलिए देखो ऊपर से स्टार्ट हो रही है। और एडी क्योंकि आप जानते हो ऊपर हमने निकाला था सी प्लस आई का क्या होता है, सम होता है, तो एडी देखो ऊपर से बना है। ठीक है, तो एडी कर्व हमेशा जो है ना वाई एक्सिस को टच करता हुआ बनता है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये सब क्या लिखा हुआ है। ये सब बड़ी सिंपल सी चीज़ें, इसमें अभी हम ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो जैसा हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा, ठीक उसका अपोजिट कर दो तो वो एग्रीगेट सप्लाई बन जाता है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी मतलब ऑल प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूं, वो कितना प्लान कर रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वो मार्केट में सर्व करना चाहते हैं एज अ सर्विस के रूप में, उन सभी को अगर हम जोड़ दें तो वो निकल के आती है एग्रीगेट सप्लाई। तो वही लिखा हुआ है, इट रेफर टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आप फ्लो चार्ट में देखो, इकोनॉमी में सारे प्रोड्यूसर विलिंग कर रहे हैं, विलिंग मतलब प्लान कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। आपको क्या याद करना है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है सारे के सारे प्रोड्यूसर मिलकर कितनी क्वांटिटी विलिंग कर रहे हैं बेचने के लिए, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट की बात करें तो ये आता है कंजम्पशन और सेविंग। क्यों? आप सुनो मेरी बात, क्योंकि जब हम सप्लाई करते हैं तो पहले बात हमें कुछ खर्चा पानी करना पड़ता है, तब हम चीज़ को खरीदते हैं, फिर उसे बेचते हैं, तो कंजम्पशन होगी, और जब बेचेंगे तो हमारे पास कुछ इनकम होगी, तो वो हमारे लिए सेविंग्स के रूप में काम करेगी। तो एएस का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो याद रखना, जैसे एडी का क्या था बताओ, सी प्लस आई, एएस का होता है सी प्लस एस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे इसमें एएस का कर्व बनाया हो, लेकिन कर्व बनाने से पहले हमने इसके शेड्यूल के बारे में देखना है। शेड्यूल में अगर आप देखेंगे सेम शेड्यूल है जो हमने पीछे बनाया था कि इनकम 0, 100, 200, 3, 4, 500, कंजम्पशन वही है 40, 120, 280, 360, 440। अब जरा दिमाग से सोचो कि लेवल ऑफ इनकम 0 है, स्टिल हम 40 रुपीज़ कंज्यूम कर पा रहे हैं, कैसे? हमने अपनी जो गुल्लक है उसको तोड़ दिया होगा, यानी सेविंग्स क्या होगी हमारी, नेगेटिव होगी, इसलिए सेविंग्स किस में आ गई, माइनस में आ गई। अच्छा आपको एक चीज़ बताऊं, एक बात हमेशा याद रखना, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। इनकम जो होता है वो कंजम्पशन और सेविंग के बराबर होता है। लेट सपोज जैसे मैंने मान लो 100 रुपये कमाए, अब आप सोचो 100 रुपये अगर मैं कमाऊंगा और अगर उसमें से 20 रुपये खर्च कर देता हूँ तो सेविंग्स कितनी हुई, 80 रुपये। ऑब्वियस ही बात है ना। तो इसलिए फॉर्मूला याद रखना, इस चैप्टर का सबसे बेस फॉर्मूला यही है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, यहाँ पर जो हमने सेविंग्स निकाली है ना वो इसी फॉर्मूले से निकालिए। अब आप जानते हो y इज इक्वल टू सी प्लस एस है, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस सी। तो वही देखो y माइनस सी है, 0 माइनस माइनस 40, तो माइनस 40 आ गया, 100 माइनस 120 तो माइनस का 20 आ गया, 200 माइनस 200 तो 0 आ गया। तो इस तरह से हमने पूरी सेविंग्स निकाल ली। अब एस आप कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, सी प्लस एस, तो सी है 40, सेविंग है माइनस 40, तो ये आ गया 0। 120 प्लस माइनस 20 तो 100 आ गया। तो ए से हमने अकॉर्डिंगली निकाल लिया। अब जब हम एस कर बनाएंगे, अब एक चीज़ देखना, शेड्यूल में देखो लेवल ऑफ इनकम जब 0 है तो एस भी कितना है, 0 है, इसलिए एस कर्व हमेशा जो है वो आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब देखो ये ओरिजिन 45 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपका एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बनेगा, वो क्या कि एस कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द,
डैश और नीचे 4 ऑप्शन गिवन होंगे, तो आपको 45 डिग्री पे क्या करना है, टिक करना है। ये बात हमेशा याद रखना। लेकिन जब आप एग्जाम में डायग्राम अगर बनाते हो तो ये ज़रूरी नहीं कि आप डी लेकर जाओ और आप 45 डिग्री पर ही बनाओ, ऐसा नहीं है। आप फ्री हैंड बना सकते हो, बट ये बात पता होनी चाहिए कि 90 डिग्री पर नहीं बल्कि 45 डिग्री पर बनता है एएस कर्व, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, ये जो सेविंग कर्व बनाया है ये नीचे से बनाया है, मतलब ग्राफ को और नीचे हम ले गए। जानते हो क्यों? क्योंकि देखो ऊपर स्केड्यूल में देखो सेविंग किस में है, माइनस में है। पहले देखो -40 है, फिर -20 है, फिर 0 हुआ ना, तो देखो हमारी सेविंग जो नीचे है नेगेटिव वाली है उसको हम डिस सेविंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम सेविंग नहीं कर रहे बल्कि की हुई सेविंग को कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये कहलाती है हमारी डिस सेविंग, ठीक है। चलिए, तो आपने एस कर्व सीख लिया और एडी कर्व सीख लिया, बाकी एक्सप्लेनेशन है, इतना हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब हम जानते हैं इनकम जो है वो 2 कंपोनेंट से बना हुआ है। किस किस कंपोनेंट से बना है? एक तो कंजम्पशन से बना हुआ है और एक सेविंग से बना है, ठीक है। जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी बताऊंगा क्या होता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में 2 रेशियो आती है, एक एपीसी आता है और एक एमपीसी आता है। एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब हम सेविंग्स की बात करते हैं तो सेविंग फंक्शन आता है। सेविंग फंक्शन में भी प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स आती है। एपीएस और एमपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स। अभी मैं आपको एक एक करके सारी बात बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। रिवीजन ऐसी कराऊंगा, जिंदगी में ये चैप्टर ही नहीं भूल पाओगे, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो अब हम आपको कराते हैं, ये देखिए सबसे पहले बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन। दोस्तों मेरी बातों को ना ध्यान से सुनना, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ एक एक लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है। सीधी सी बात है, कंजम्पशन फंक्शन एक ऐसे फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है जो इनकम और कंजम्पशन से रिलेट खाती हो। जैसे मेरी इनकम है 100 रुपये, मैं 100 रुपये में से कितना कंज्यूम करता हूँ डेली बेसिस पर, ये जो मैं पूरा फंक्शन बना रहा हूँ, एक फंक्शनल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा हूँ, किसमें? इनकम में और कंजम्पशन में। इसको, इस फंक्शनल रिलेशनशिप को बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन में लिखा हुआ, इट रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। और C इज इक्वल टू फंक्शन का F और इनकम का Y। हम इनकम को Y से डिनोट करते हैं। क्यों डिनोट करते हैं वो भी सुन लो। आपके मन में आ रहा हो, जब हम कंजम्पशन को C से करते हैं, सेविंग को S से करते हैं, इन्वेस्टमेंट को I से करते हैं, तो इनकम को Y से क्यों नहीं करते, I से क्यों नहीं करते हो? देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इनकम पूरे ग्रॉस लेवल पे होती है तो उसे यील्ड बोला जाता है। मतलब जब कई सारे लोग मिलकर इनकम कमाते हैं ना, अगर हम उनको जोड़ दें मैक्रो लेवल पे तो उसको बोलते हैं यील्ड, फिर हम उसे इनकम नहीं बोलते हैं। और यील्ड जो होती है उसकी स्टार्टिंग किससे होती है? वाई से होती है। इस वजह से हम इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन आता है, सर प्लीज़ बता दो कि इनकम को वाई से डिनोट क्यों करते हैं, तो यही उसका रीज़न है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको इनकम दे रखा है और देखो स्केड्यूल में देखो कंजम्पशन भी दे रखा है। आप एक चीज़ देखो, इनकम का लेवल 0 है, स्टिल आप 40 रुपये कंज्यूम कर रहे हो, तो ये कौन सा लेवल है? ऑटोनोमस कंजम्पशन का लेवल है। इनकम 100 है, कंजम्पशन 120 है। देखो 100 रुपये की इनकम से 100 रुपये तो कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन जो 20 रुपये आपने एक्स्ट्रा किए ये क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन है। लेकिन थर्ड लेवल पे आप देखो जितनी इनकम कमाई उतना ही कंजम्पशन किया, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां पर इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप राइट साइड जरा डायग्राम को देखो, ओरिजिन से जो लाइन जा रही है वो वाई की लाइन जा रही है और यही एएस की भी लाइन होती है। जानते हो ना, एग्रीगेट सप्लाई भी ओरिजिन से स्टार्ट होता है, कंजम्पशन ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो ई से लेकर अभी जो पहला वाला पॉइंट है वो कहलाता है डिस सेविंग, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और सेविंग्स कम कर रहे हैं। बट आगे वाला जो पॉइंट है वो सेविंग्स कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन कम हो रही है और सेविंग्स ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये है आपका कंजम्पशन फंक्शन। बाकी ये सारा स्लोप वगैरह है, इसको आप अपना खुद रीड कर लेना, इसमें कोई समझाने वाली बातें नहीं है। अब कंजम्पशन फंक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एपीसी और एक होता है एमपीसी। मेरी बात को ना बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं प्रॉपर आपको समझाऊंगा प्रॉपर, ठीक है। सुनो, एपीसी का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, एपीसी का मतलब होता है कि मेरी इनकम से मैं कितना पार्ट कंज्यूम कर लेता हूं, उस रेशियो को बोलते हैं एपीसी। लेट सपोज मैं महीने के 10,000 रुपये अपनी जॉब से कमाता हूं, उस 10,000 रुपये में से मैं 7,000 रुपये खर्च कर देता हूं, तो ये 10,000 और जो 7,000 का जो रेशियो है ना, इसी को बोलते हैं एपीसी। क्या बोलते हैं? एपीसी। यानी आपको ये बात समझ आ गई कि एपीसी का मतलब होता है कि आप जितनी भी इनकम कमाते हो उसमें से कितना पार्ट आप खर्च कर देते हो। दिस रेशियो इज कॉल्ड एपीसी। पढ़ के देखो, इट रेफर टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। इसीलिए एपीसी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो कंजम्पशन अपॉन में इनकम होता है। सर एक बात बताओ, इनकम नीचे क्यों आता है? देखो हमारा पूरा चैप्टर का नाम ही है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी इनकम को बेस मानना है। अगर इनकम नहीं होगी तो कंजम्पशन और सेविंग की तो बात ही नहीं उठती ना। तो यार इनकम तो हमेशा बेस मान के चलेंगे, इसलिए इनकम हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। और ऊपर क्योंकि कंजम्पशन की बात हो रही है तो कंजम्पशन ऊपर लिखेंगे, तो एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी हैं, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एपीसी जो है वो मोर देन 1 होता है
एपीसी इक्वल टू 1 इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होता है, ईपीसी लेस देन तब होता है जब हम ब्रेक इवन पॉइंट को बियॉन्ड कर देते हैं। ये बातें आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। और ये जो सबसे लास्ट लाइन है ये ध्यान से कर लो, क्या, एपीसी नेवर बी जीरो बिकॉज लेवल ऑफ नेशनल इनकम नेवर बी जीरो। एपीसी कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि इनकम जब हमारी जीरो नहीं होती तो एपीसी जीरो हो ही नहीं सकती, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, वो देख लो आप। जैसे 2010 में मेरी इनकम थी 10,000 रुपये, जिसमें से कंजम्पशन कर ली 7,000 रुपये, तो ऑब्वियस ही बात है सेविंग्स कितनी की होगी, 3,000। तो ये कंजम्पशन और इनकम की जो रेशियो है यानी C/Y 0.7, दिस इज कॉल्ड एपीसी। इस 0.7 से आपने क्या निकाला कि अगर मैं 1 रुपये कमाता हूँ तो उसमें 70 पैसे मैं कंज्यूम कर देता हूँ और 30 पैसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब जो 30 पैसे मैं सेव करता हूँ उसको बोलते हैं एपीएस, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये था। अब बात करते हैं एमपीसी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एपीसी और एमपीसी दोनों ही तो सेम होते हैं, क्या फ़र्क है, बस वहाँ ए है यहाँ एम है। नहीं दोस्तों, बहुत मेजर फ़र्क है। एम का मतलब होता है मार्जिनल। अगर आप लोगों ने मुझसे क्लास 11th की इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी तो मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि मार्जिनल का मतलब हमेशा होता है एडिशनल यूनिट, कि आप कितनी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हो, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल। अब मेरी बात को सुनो, अगर मेरी इनकम 10,000 से बढ़कर 12,000 हो जाती है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरी इनकम 10,000 से बढ़ के 12,000 हो जाती है तो क्या लगता है कि जितना मैं पहले कंजम्पशन करता था अभी भी उतना करूंगा? द आंसर इज नो, मैं अब पहले से थोड़ा सा ज्यादा कंजम्पशन करूंगा। तो बात ये उठती है कि मेरी इनकम में चेंज आने से, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी इनकम में चेंज आने से मैं कंजम्पशन में कितना चेंज लेकर आता हूं, इस रेशियो को बोलते हैं एमपीसी। रिपीट करता हूं, इनकम में चेंज आने से, मैं ये नहीं बोल रहा इतनी इनकम है, मैं बोल रहा इनकम में चेंज आने से, जैसे मेरी इनकम 10,000 से 12,000 हो गई, तो इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, उस रेशियो को बोलते हैं एमपीसी। क्या बोलते हैं, बोलो एमपीसी, ठीक है। अब देखो पढ़ो इसे, तो वही लिखा हुआ है, इट रेफर टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। देखो हम इतना तो जानते हैं कि इनकम जो है वो नीचे आएगी, अब क्योंकि कंजम्पशन की बात चल रही है तो सी ऊपर आएगा, C/Y। अब एम का मतलब होता है चेंज, ये कह लो एडिशनल यूनिट, तो इसीलिए हम एडिशनल को डेल्टा से डिनोट करते हैं, इसीलिए फॉर्मूला होता है एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू का बनेगा ही बनेगा। क्या कि एमपीसी की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। एमपीसी पुअर लोगों की ज्यादा होती है, रिच लोगों की कम होती है। क्या मतलब सर? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, इस सेकंड पॉइंट को ध्यान से सुनना। जो गरीब लोग होते हैं ना, जो मिडिल क्लास के होते हैं, जैसे मान लो कि मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, मुझे याद है कि जब मेरी फर्स्ट टाइम इनकम हुई थी तो मैं पागल हो गया था, इतना पागल हो गया था कि मुझे आईफोन की लत लगी थी, मुझे आईफोन लेना है। नया नया आईफोन 6 लॉन्च हुआ था, मैंने 6 प्लस खरीदा 65,000 रुपये का। एक बात सोचो, उस टाइम मेरे अंदर एक बचपना था, अगर वो 65,000 का मोबाइल ना लेकर अगर मैं 10,000 रुपये और ला के एक ई रिक्शा लेता तो हर दिन के 100 रुपये 300 रुपये मुझे देता एवरी डे, तो मैं 90,000 रुपये उस ई रिक्शा से कमा सकता था। कितने रुपये इन्वेस्ट करके? सिर्फ 70-80 हज़ार इन्वेस्ट करके। लेकिन मैंने वो क्या किया, फ़ोन में कर दिया। तो क्या होता है, क्या इससे मुझे कोई अर्निंग हुई? बल्कि उस मोबाइल की हर दिन वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जो गरीब लोग होता है ना, वो क्या करते हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वही लिखा हुआ है, गरीब लोगों का जो कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा होता है और अमीरों का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन कंजम्पशन क्या होता है, कम होता है। इसी बात के वो अमीर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एमपीसी फॉल विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। एमपीसी कम होता जाता है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है। चलो अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ वो सुनो। इनकम 2010 और 2011 की दे रखी है। इनकम 2010 में 10,000 थी, अब वो बढ़कर 20,000 हो गई है। मेरी कंजम्पशन भी पहले 7,000 थी, बढ़ के 15,000 हो गई है। ये बताओ इनकम में कितना चेंज आया है? इनकम में 10,000 का चेंज है, कंजम्पशन में कितना चेंज है, 8,000 का। तो वही 8,000 अपन में 10,000, 0.8 मेरा क्या आ गया, एमपीसी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी कल को इनकम में 1 रुपये का चेंज आता है तो मेरी कंजम्पशन में 80 पैसे का चेंज आता है। ये 0.8 का मतलब ये है, ठीक है। तो आपको एमपीसी समझ आ गया क्या होता है? एक बार मैं फिर से बताता हूँ, एपीसी और एमपीसी में बहुत फर्क है। एपीसी ये बताता है अगर आपकी इनकम इतनी तो उसमें से कितना पार्ट आप कंज्यूम करते हो, दैट इज कॉल्ड एपीसी। बट एमपीसी बताता है अगर आपकी इनकम में चेंज आता है तो कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, उस रेशियो को बोलते हैं एमपीसी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेविंग फंक्शन। हमारा देखो कंजम्पशन फंक्शन पूरा क्लियर हो गया। देखो अभी मैं पीछे लेकर चलता हूँ, आपको वो याद आ रहा है, मैंने एक चार्ट ये देखो ये बनाया था कि इनकम में कंजम्पशन। तो देखो कंजम्पशन में कंजम्पशन फंक्शन के 2 फंक्शन थे, एपीसी और एमपीसी। हमने लेफ्ट साइड वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम राइट वाली साइड पर आते हैं, सेविंग और सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन में क्या पढ़ेंगे, एपीएस पढ़ेंगे और एमपीएस पढ़ेंगे। दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है।
आते हैं पहले सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है? सीधी सी बात है, मेरी इनकम में से मैं कितना पार्ट सेव कर रहा हूँ, इसका जब हम फंक्शनल रिलेशनशिप निकालते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या? सेविंग फंक्शन। ठीक है, तो लिखा हुआ है इट रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। इसीलिए आप इसका अगर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट देखते हैं तो लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू एफ और मल्टीप्लाई में वाई। वाई मतलब इनकम। देखो इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500 है, सेविंग्स हमारी माइनस में। कौन मुझे बताएगा सेविंग माइनस में क्यों होती है? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भैया कुछ तो कंज्यूम करेंगे, खाना थोड़ी छोड़ देंगे। तो जब हम कुछ कंज्यूम करेंगे तो इससे जो हमारी सेविंग है वो डिससेविंग हो जाएगी, मतलब हम अपनी गुल्लक से पैसा निकाल के कंजम्पशन कर रहे हैं, इसीलिए सेविंग किस में आ गई है? माइनस में आ गई है। ठीक है, अब क्योंकि सेविंग माइनस में आ गई तो सेविंग कर्व ओरिजिन से तो स्टार्ट होगा नहीं, ओरिजिन से नीचे स्टार्ट होगा। तो आप देखो डायग्राम के अंदर जो सेविंग है वो नीचे से स्टार्ट हो रही है। बोलो ये समझ आया? अब देखो सेविंग कर्व हमारा नीचे से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर सेविंग जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो पॉइंट होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, कि हमने जितना कमाया उतना ही पूरा पूरा हमने सेव कर लिया। एक तरह से दोनों लेवल हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अब ये सारी एक्सप्लेनेशन आप खुद एक बार देख लें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस और एमपीएस। देखो अब मैं आपको एपीएस समझाता हूँ। एपीएस क्या होता है दोस्तों? एपीएस का मतलब होता है कि आज अगर मेरी इनकम 10,000 है, मैं उसमें से 3,000 रुपये सेव कर रहा हूँ, तो इस रेशियो को बोलते हैं एपीएस। क्या होता है? एपीएस, यानी अपनी इनकम में से कितना पार्ट मैं सेव कर रहा हूँ, इस रेशियो को एपीएस कहा जाता है। देखो लिखा हुआ है इट रेफर टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। एपीएस का फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन में इनकम। याद रखना फॉर्मूले बहुत ईजी है, इनकम को हमेशा बेस मान के चलेंगे और आगे एपीएस एस लगा हुआ है तो ऊपर भी एस लगा दो। ठीक है, तो एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन में वाई। एपीएस कैन नेवर बी 1, कभी 1 नहीं होता और 1 से ज़्यादा नहीं होता, मतलब बीच में रहता है। एपीएस कैन बी 0, हाँ एपीएस 0 हो सकता है कि मान लो आपने पूरी इनकम खर्च कर दी तो सेविंग 0 हो जाएगी ना, तो हाँ एपीएस 0 हो सकता है। एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1, लेस देन 1 भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। कभी कभी जैसे आपने देखा ना ऊपर सेविंग, जब हमने शेड्यूल बनाया था तो सेविंग माइनस में आया था, तो हाँ एपीएस कभी कभी सेविंग एपीएस जो है वो नेगेटिव हो सकता है। एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो सेविंग्स होती है वो भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे मिस्टर ए है, उसने 10,000 रुपये इनकम कमाई, उसमें 4,000 रुपये सेव कर लिए, तो 4,000 अपॉन में 10,000, क्योंकि ऐसा अपॉन में वही फॉर्मूला होता है, तो 0.4 क्या आ गया? एपीएस। यानी अगर 1 रुपये मैं कमाता हूँ तो उसमें 40 पैसे मैं सेव कर लेता हूँ, 60 पैसे खर्च कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एमपीएस की बात आती है। एमपीएस का सीधा सा मतलब होता है कि जब मेरी इनकम में चेंज आती है। अब देखो एम का मतलब क्या होता है? मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल यूनिट या कह लो चेंज। तो जब भी हम मार्जिनल की बात करें तो चेंज वर्ड हमेशा लगाएंगे। ठीक है, अगर मेरी इनकम में चेंज आता है तो मेरी सेविंग्स में कितना चेंज आएगा, उस रेशियो को बोलते हैं एमपीएस। तो वही लिखा हुआ है इट रेफर टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। एमपीएस का फॉर्मूला देख लो आप लोग, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। अब देखो एस अपॉन में वाई तो आपको पता ही लगता है, हमने डेल्टा क्यों है? क्योंकि ये मार्जिनल की बात कर रहे हैं, मार्जिनल तो होता है एडिशनल यूनिट। ठीक है, चलिए अब यहां पर लिखा हुआ है इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, इट मीन्स एक बात सोचो, अगर हमने पूरी एडिशनल इनकम सेव कर ली तो क्या होगा? कंजम्पशन होगा? नहीं होगा, तो डेल्टा सी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा और एमपीएस 1 ना हो जाएगा। ठीक है, हाउ एवर इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम देन एमपीएस इज इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ एमपीएस इज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीएस की वैल्यू 0 से और 1 के बीच में रहती है, ये बात हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ये 2010 में इनकम 10,000 थी, वो बढ़ के 15,000 होगी। तो जब आपकी लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी तो आप सेविंग भी पहले से ज़्यादा करोगे। तो अब देखो सेविंग 5,000 से 10,000 हो गई है। अब अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो 5,000 अपॉन 5,000 यानी 1 आ गया। चलिए अब बात करते हैं एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशनशिप होता है। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने जो 4 फॉर्मूले किए हैं कौन कौन से किए हैं? फॉर्मूला रिवाइज करो। एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन में वाई, एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन में वाई, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, फिर एमपीएस डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। अब हम रिलेशनशिप जानने की कोशिश करें एपीसी और एपीएस का। ठीक है, अब आप जानते हो वाई इज इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस एस होता है, मतलब जो भी मैं इनकम कमा रहा हूँ या तो मैं उसको कंज्यूम कर लूंगा या मैं सेव कर लूंगा या दोनों का मिक्सचर करूंगा, इसलिए फॉर्मुला बनता है वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। अगर हम दोनों साइड को डिवाइड कर दें वाई से, तो देखो वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस के नीचे लिख दो वाई वाई, तो वाई से वाई गया तो 1 बचा, सी अपॉन में वाई
किसका फॉर्मूला होता है एपीसी का, और एस अपॉन वाई किसका फॉर्मूला होता है एपीएस का। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ आई कि एपीसी और एपीएस का सम किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। यानी 4 फॉर्मूले आपने याद कर लिए थे, 5वां और याद कर लो, एपीसी इज प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी और एमपीएस की बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दें डेल्टा का तो बन जाता है डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। और अगर हम डिवाइड कर दें डेल्टा y से, तो देखो डेल्टा y से डिवाइड करेंगे तो आपने देखा दोनों के नीचे देखो डेल्टा y लिख दिया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y कट गया तो 1 बचा। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा y किसका फॉर्मूला होता है एमपीसी का फॉर्मूला होता है, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा y किसका फॉर्मूला होता है एमपीएस का। तो यहाँ से भी एक और फॉर्मूला याद हो गया हमें कि एमपीएस और एमपीसी को अगर हम जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो एक काम करो, अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसके फॉर्मूले याद करो। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था बताओ, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन में वाई, फिर था एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन में वाई, फिर था एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, फिर था एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, फिर था एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, फिर था एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। बताओ इतने फॉर्मूले आपको याद हो गए। मेरे साथ साथ फॉर्मूले याद करते चलो, इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात मान लो मेरी। यही मैंने फॉर्मूले शीट दिए हुए हैं। अब जैसे हमने एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 पढ़ा, यहाँ से मेरे 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे। ठीक है, तो अब तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। बताओ ये फॉर्मूले वाली शीट आपको समझ आ गई? यस सर बिल्कुल। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, इनको आप खुद करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये न्यूमेरिकल्स भी करा दो, तो दोस्तों मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमने डिटेल के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं अपनी डिटेल क्लास में, क्योंकि ये रिविजनरी क्लास है तो मैं रिविजन की क्लास में तो क्वेश्चंस लूंगा नहीं, क्योंकि मैंने इनको ऑलरेडी मिशन 2021 सीरीज के अंदर कंप्लीट करा दिए थे। आप प्लेलिस्ट में जाके भी वो सीरीज देख सकते हैं, वहां पर डिटेल में मैंने ये क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो आप फिर भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैंने इसीलिए बड़े आराम से मैं आगे क्वेश्चंस को मूव कर रहा हूँ। आप खुद भी ट्राई करिए, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, बाकी मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी डिटेल सीरीज के अंदर कराए हुए हैं, नीचे लिंक दे दूंगा, आप उस पर विजिट कर लेना। या जब इकोनॉमिक्स ईजी आप देखते हो तो उसमें प्लेलिस्ट के ऑप्शन में भी चले जाया करो, वहाँ भी देख लिया करो। ठीक है, अब ये डेरिवेशन तो अभी छोड़ो आप, इसके बाद आप आगे आओ। अब आते हैं हम, जैसे हमने पहले देखो कंजम्पशन फंक्शन किया, फिर हमने अपने पास सेविंग फंक्शन किया, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, जब भी हमें मार्केट में या अपने धंधे को चलाने के लिए बात करते हैं तो हमें भैया फिक्स एसेट्स की ज़रूरत होती है। फिक्स एसेट्स जैसे आपकी प्लांट एंड मशीनरी होगी, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया, लूज टूल्स हो गए, ये सब हमारे कहलाते हैं फिक्स एसेट्स। जब भी एक एंटरप्रेन्योर फिक्स एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और उस पूरे रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो वही लिखा हुआ है, इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। एक बात बताऊं मैं आपको, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो मेट्रो चलाती है उसकी अथॉरिटी का नाम है डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। अब डीएमआरसी ने क्या किया, अपने यहाँ पर कंक्रीट के बड़े बड़े प्लांट लगाए, उसके ऊपर मेट्रो दौड़ाई, उसके ऊपर स्टेशन बनाया। ये सब क्या है, ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। आई बात समझे? अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन ना 2 टाइप के होते हैं, उसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, जैसे आपके मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो हमारे पास 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। दोस्तों पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार आपके एग्जाम के अंदर से ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस। देखो अच्छा एक बात मैं आपको बोलूं, कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आपकी लेवल ऑफ इनकम बढ़ती है तो आप कुछ खर्चे या कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने लगते हो पहले से, होता है नहीं होता है? जैसे आपके घर में क्या होगा कि अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो आपने क्या किया, 70,000 की गोल्ड की ज्वेलरी बनवा ली, है ना। जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप अब पहले से ज़्यादा गोल्ड की ज्वेलरी में इन्वेस्ट करोगे, यानी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम के बढ़ने पर बढ़ती है और इनकम के कम होने पर कम होती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। बोलो क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होती है कि आप चाहे कितना भी कमाओ, कम कमाओ या ज़्यादा कमाओ, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो पहले करते थे उतनी ही करते आओगे। मैं आपको एग्जांपल दूं, चलो मैं गोल्ड की बात करता हूँ। जब आप गोल्ड में पैसा लगाते हो तो आप क्या सोचते हो, आपकी मेंटालिटी क्या होती है कि भाई मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं एक अंगूठी की 2 अंगूठी बनवा लूंगा, एक चैन की बजाय 2 चैन बनवा लूंगा। इनकम और बढ़ती है फिर सोचते हो नेकलेस बनवा लेते हैं, जब और बढ़ती है तो मन में आता है कि कंगन भी बनवा लेते हैं। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लेवल ऑफ इनकम के बढ़ने पर बढ़ जाती हो, ऐसी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। आप एक बार पढ़ के देखो, इट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन
एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम लेवल। इसीलिए देखो जो इसका डायग्राम आप देख रहे हो ना, इनकम देखो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट है और इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, इनकम बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इनकम कम हुई तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का बेस्ट एग्जांपल है जैसे इंश्योरेंस होता है। एक बात बताओ, आपकी इनकम चाहे बढ़े या घटे, इंश्योरेंस तो आप लेते ही हो ना। अब ऐसा तो नहीं कि इनकम बढ़ेगी तो आप 10-10 इंश्योरेंस ले लेते हो, 20-20 ले लेते हो, नहीं। आप अगर कम भी कमाते हो तो भी एक इंश्योरेंस रखते हो, है ना। ऐसा तो नहीं बल्कि इंश्योरेंस खूब सारे ले लेते हो। द आंसर इज नो। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम कम हो या ज़्यादा हो बिल्कुल सेम रहती है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट विच नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, जो कि लेवल ऑफ इनकम के चेंज होने पर चेंज नहीं होती है और इनका मेन होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट का आप डायग्राम देखोगे, ये बिल्कुल क्या है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल बना है। इनकम घटे या बढ़े वो क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है। तो आपको बताओ ये समझ आए कि इंड्यूस और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है एक एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। इनका मतलब क्या होता है वो सुनो। देखो एक्स एंटी सेविंग का मतलब होता है इट रेफर टू द सेविंग ऑफ हाउस होल्ड। देखो पहले मैं समझा देता हूँ, आपके घर में कोई भी चीज़ आती है तो आप पहले उसके बारे में प्लान करते हो नहीं करते हो। तो कुछ ऐसी सेविंग्स जो अभी हुई नहीं है, बस आप प्लान कर रहे हो, उसको बोलते हैं एक्स एंटी सेविंग्स। तो वही लिखा हुआ है, इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकॉनमी। आपके घर में जैसे होता है ना, आपकी मम्मी सोचती है पापा की अगर इनकम बढ़ेगी तो इस बार ना हम ये खरीदेंगे, लेकिन अभी खरीदा नहीं है, जस्ट सोचा जा रहा है। तो ऐसे में जब आप कोई चीज़ सोचते हो सेव करने की तो उसे बोलते हैं एक्स एंटी सेविंग्स। एक आता है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, यानी सेम वही चीज़ है, अभी आप प्लान कर रहे हो कि इनकम आएगी तो हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो अभी इन्वेस्ट किया नहीं है, अभी सोच रहे हो, इसे बोलते हैं एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो इसके बाद है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग्स। एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब क्या होता है, अब आपने एक्चुअली में जो इनकम होनी थी वो हो गई और आपने सेव कर लिया, यानी एक्चुअल में होगी। एक होती है आप सोच रहे हो, जब आप सोचते हो तो वो एक्स एंटी बन जाती है, और जब आप एक्चुअल में उसे कर लेते हो तो एक्स पोस्ट बन जाती है। तो एक्स पोस्ट सेविंग्स क्या होती है, वो हाउस होल्ड जो एक्चुअली में सेविंग कर लेती है। ठीक है, और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो एक्चुअली में आप इन्वेस्ट कर लेते हो। तो आपको समझ आ गया एक्स और एक्स पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पोस्ट में आपने एक्चुअल में कर लिया और एक्स एंटी में आप प्लान कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब हमारी अगली यूनिट स्टार्ट हो गई। इसमें आप जानते हो इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 यूनिट है, तो अभी हमने सक्सेसफुली फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया। सो आई होप कि आपको फर्स्ट यूनिट तो अच्छे से समझ आ ही गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड यूनिट की ओर। चलिए इसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। दोस्तों इस पे से ना न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और इनके डायग्राम्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आराम से पढ़ना, मुझे कोई भी भगाने की जल्दी नहीं है। माने कि रिविजनरी है बट इट डजंट मीन कि मैं भगा के कराऊँ, इतना है कि आपको समझ आ जाना चाहिए। वैसे तो अच्छी बात ही होती है आप हमारी डिटेल क्लासेस भी देखो, उसके बाद रिविजन करोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलो डिटर्मिनेशन। अब क्या होता है, हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ होता है। इक्विलिब्रियम लेवल वहाँ होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और एग्रीगेट डिमांड किसका समेशन होता है, सी प्लस आई का होता है, और एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस का समेशन होता है। सी से सी कैंसिल हो गया, यानी हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल पे 2 कंडीशन होती है, एक तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो और दूसरा इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर हो। अब कैसे हुई आपको समझ आ गया ना। तो यार ना इक्विलिब्रियम लेवल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ना MCQ में या डैश करके, तो आपको पता होना चाहिए 2 लेवल होते हैं इक्विलिब्रियम के। पहला जहां पर एडी और एस दोनों बराबर होते हैं, और दूसरा जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, अब देखो केनीज। अच्छा आपको मैं बता दूं कहाँ के थे जेएम केनीज थे आपके जर्मन के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। ठीक है, ब्रिटेन के प्रोफेसर थे जिनका नाम था जेएम केनीज। इन्होंने इसके लिए 2 अप्रोचेस दिए हैं, किसके लिए, इक्विलिब्रियम लेवल के लिए। एक जिस अप्रोच को कहा जाता है ADAS अप्रोच, और एक को कहा जाता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो हम दोनों ही अप्रोच पढ़ेंगे। अगर हम AD और AS अप्रोच से लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिख कर आएंगे। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपने जो देखा है AD और AS अप्रोच, अब ये AD और AS अप्रोच या फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से आपके एग्जाम में कोई भी एक अप्रोच आएगी, और जब ये आएगी तो या तो वो 4 नंबर की, वैसे चांसेस है 6 नंबर की आएगी। तो हमें 6 नंबर के हिसाब से इसकी प्रेजेंटेशन भी देनी है। अब प्रेजेंटेशन कैसे देंगे वो देखो। मान लो क्वेश्चन आ गया आपका AD और AS अप्रोच बताओ डिटरमिनेंट का, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द केनियस थ्योरी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या होता है, बराबर होता है।
अब आप इसका इस शेड्यूल देखो, इनकम आपको दे रखी है 0, 100, 200, 300, 400 और 500। कंजम्पशन ये बिल्कुल वही शेड्यूल है जो हमने पीछे किया था। कंजम्पशन आपको दे रखी है 40, 120, 200 और सेविंग किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, क्योंकि जब आप कोई पैसा नहीं कमा रहे हो स्टिल आप कोई कंजम्पशन कर रहे हो तो सेविंग आपकी माइनस में आ जाएगी, जो भी हमने पीछे पढ़ाई था। और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इक्वल होती है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो अगर इक्वल होती है तो ये कौन सी होती है, इंड्यूस्ड होती है या ऑटोनोमस होती है, वो आप बताएंगे, ठीक है। इसके बाद एडी कैसे निकालते हैं, सी प्लस आई। तो आप देखो सी और आई को जोड़ दोगे तो आपका एडी आ जाएगा। और एएस कैसे आता है, सी प्लस एस, कंजम्पशन और सेविंग को जोड़ दोगे तो आपका एएस आ जाएगा। अब आप ये देखो कि एडी और एएस दोनों कौन से लेवल पर बराबर है। आप देख पा रहे हैं जहां पर इनकम 400 है वहां पर एडी भी 400 है और एएस भी 400 है। तो ये वो पॉइंट है जो हमारा कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहलाता है बताओ, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका डायग्राम देखो, डायग्राम आप देखोगे तो आप जानते हो एडी कर्व जो होता है वो ऊपर बनता है और एएस कर्व ओरिजिन से बनता है 45 डिग्री पर, ठीक है। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। यही चीज इसकी एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो मेन पॉइंट है ना, देखो ये जो पहले 3 पॉइंट है ये तो आप खुद करना। यहाँ पे जो 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, जैसे पहला पॉइंट आप देखो व्हेन एडी इज मोर देन एएस, तो क्या होगा, ध्यान से सोचो। अगर लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम हो रही है, मतलब एडी इज ग्रेटर देन एएस। आप ये देखो ना, आप शेड्यूल देखो, इस शेड्यूल में ये जो इक्विलिब्रियम है ना, इनकम 0, 100, 200, 300 है ना, यहाँ पर अगर आप देखो रिमार्क में आ जाओ, रिमार्क में आप देखो एडी इज ग्रेटर देन, ये पहले 4 पॉइंट क्या है जिसमें एडी बड़ा है और एएस छोटा है। तो कहा जा रहा है कि जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है और एग्रीगेट सप्लाई कम होती है तो क्या होता है इकोनॉमी के अंदर। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है जब डिमांड लोग ज़्यादा करते हैं और सप्लाई कम होती है। लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो जैसे ही आता है तुरंत बिक जाता है। तो इससे जो गोडाउन, जो दुकानदारों की जो गोडाउन में सामान रहता होगा वो स्टॉक क्या हो जाता होगा, जल्दी बिक जाता होगा, कम हो जाता होगा। तो ऐसे में प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, सर ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्शन हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो याद रखना कि जब भी एडी इज़ ग्रेटर देन एएस होता है तो ऐसे में जो हमारी प्लान्ड इन्वेंट्रीज है वो कम होने लगती है, क्योंकि माल आता है और तुरंत बिक जाता है। तो ऐसे में प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है। अब दूसरा पॉइंट देखो, व्हेन एडी इज लेस देन एएस, अब क्या है, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। अब लोग कम खरीद रहे हैं लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट बहुत सारा बना पड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारी इन्वेंट्री है वो बढ़ने लगेगी। बढ़ने क्यों लगेगी, माल कम बिक रहा है और जब कम बिके तो प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब जब 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका स्केड्यूल बनाएंगे, फिर ये डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के बाद ये पहले 3 पॉइंट में उसको एक्सप्लेनेशन देंगे और फिर इन 2 पॉइंट में बताएंगे कि जब एडी इज ग्रेटर देन एएस होता है तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है और जब एडी इज लेस देन एएस होता है तो प्रोडक्शन घटाना पड़ता है। ये पॉइंट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने सेकंड अप्रोच। देखो हमने फर्स्ट अप्रोच अपने पास कंप्लीट कर लिया है। आप देख रहे हैं कि केनीज ने 2 अप्रोच दी थी, एडी और एएस और सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो हमने एडी और एएस से अप्रोच कर लिया। अब हम बात करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच की। चलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन सेम वही है जो हमने अभी पीछे देखी। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइन एट अ लेवल व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अब ऊपर जब हमने पढ़ी थी तो उसमें बात की थी एडी और एस दोनों बराबर होंगे और इसमें जब हम पढ़ेंगे तो बात होगी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होंगी। आप इसमें देखिए इनकम जो है वो 0, 100, 200, 300, 400, 500 है और कंजम्पशन और जो सेविंग है वो बिल्कुल सेम है और इन्वेस्टमेंट भी सेम है। और वाई इसमें आप जानते हो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होती हैं। और आप देखो लेवल ऑफ इनकम जब 400 है तो उस लेवल पे हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट 40-40 दोनों की दोनों बराबर है। तो ये पॉइंट हमारा कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो बाकायदा आप मीनिंग भी लिखेंगे, स्केड्यूल भी बनाएंगे और फिर देखो ये डायग्राम भी बनाओगे। अब ये डायग्राम आप देखो कहोगे सर ये तो पीछे ही वाला है एडी और एएस। नहीं दोस्तों, उसके नीचे देखो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बनाए हुए, ठीक है। अब ये क्या है वो देखो हमारी सेविंग कर्व जो होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है, नेगेटिव से, याद है ना वो डिस सेविंग, और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बराबर होती है। तो ये जो एस और आई वाला पॉइंट आप देख रहे हो ना जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो क्या सर जब हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला डायग्राम बनाएंगे तो दोनों बनाने पड़ेंगे? आप एक भी बना सकते हो, वैसे मैं आपको एडवाइस करूंगा दोनों ही डायग्राम बनाना आप, ठीक है। जैसे मैंने भी दोनों बनाए एक ही डायग्राम में, एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। अब ये इसका मेन पॉइंट है, जब सेविंग ज़्यादा होती है इन्वेस्टमेंट से तो क्या होता है। सोचो लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। लोग सेविंग जब ज़्यादा करेंगे तो बताओ क्या लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे?
नहीं सर, जब सेविंग लोग ज़्यादा करें इसका मतलब लोग खर्चा कम कर रहे हैं। जब खर्चा कम कर रहे हैं तो क्या माल बिक पा रहा है? ज़्यादा नहीं बिक रहा, तो इसका मतलब माल हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल है, यानी हमारी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, और जब इन्वेंट्री बढ़ेगी तो प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, जब सेविंग कम होती है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, लोग सेविंग कम करते हैं और खर्चा यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे में कंजम्पशन ज़्यादा होती है यानी डिमांड ज़्यादा होती है। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो इन्वेंट्री दुकानों पर कम हो जाती है, दुकानों पर इन्वेंट्री कम होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ये बात याद रखना। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट भी कर लिया। तो आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखेंगे? पहले इसका मीनिंग लिख कर आएंगे, फिर इसका स्केड्यूल बनाएंगे, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देकर आएंगे, फिर बताएंगे कि एस इज ग्रेटर देन आई में क्या होगा और आई इज ग्रेटर देन एस में क्या होगा। ठीक है। चलिए, अब टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है पैसों से पैसा बनाना। आपको याद है जब हमने नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, और एक्सपेंडिचर मेथड में याद है जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो उसमें जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था ना, उसी को हम इस चैप्टर में नाम दे देते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी वो इन्वेस्टमेंट जो आप पैसों से पैसा बनाने के लिए करते हैं, जिसे हम प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर दें। तो आज जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना तो हमें मिल ही जाएगा, बल्कि उसका एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उससे कितना पैसा आपका मल्टीप्लाई होगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है। अब क्या प्रोफेसर जेम केनिस बिलीव करते थे कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हमारी जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, कि आप जितना चेंज अपनी इन्वेस्टमेंट में करोगे उतनी ही आपकी लेवल ऑफ इनकम भी क्या होगी? चेंज होगी। आप सोचो ना, अगर मैं 1 लाख रुपए मकान में लगा दूं तो मुझे 1000 रुपये रिटर्न मिलेगा, मैं 2 लाख लगाऊंगा तो 2000 मिलेगा। यानी जैसी जैसी मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी वैसे मेरा लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा। इसीलिए के का फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर आपने तो कहा था कि इनकम को बेस मानेंगे। दोस्तों, अब हमारे टॉपिक का नाम इनकम नहीं है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट को बेस मानना है, इसीलिए हमने इन्वेस्टमेंट को नीचे लिया है। ठीक है। चलिए, ये कुछ के हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो आप देख लेना। अब इसमें क्या होता है ना कि के का एक और फॉर्मूला होता है, मैं आपको सीधे फॉर्मूले पर ले जाता हूँ। के का एक फॉर्मूला और होता है जो कि होता है के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस MPC। कैसे बना, इसके लिए भाई डिटेल वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1 अपॉन में MPS। यानी कुल मिला के 3 फॉर्मूले आपको याद करना है। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, फिर दूसरा पढ़ना है के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, और तीसरा पढ़ना है के इज इक्वल टू 1 अपॉन में MPS। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप की। दोस्तों, रिलेशनशिप पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। MPC में और के में कैसा रिलेशन होता है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को शॉर्ट में के बोलते हैं। ठीक है। जब आपका MPC बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, MPC कम होगा तो के कम होगा, यानी दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। MCQ के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। MPS में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। अगर आप के ज़्यादा करोगे तो MPS कम हो जाएगा, और अगर के कम करोगे तो MPS बढ़ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी 2019-2020 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, के की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? तो याद कर लो, के की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो आपकी 0 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। ये बात याद कर लो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, के की मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होती है और के की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इस पे से क्वेश्चन MCQ का 1 नंबर का बन चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं जो आप हमारी डिटेल वाली वीडियोस में देख सकते हैं, जो हमने डिटेल वीडियोस कराई हैं उसके अंदर। ठीक है। चलिए, अब ये न्यूमेरिकल्स हैं, वही बात है, डिटेल वीडियो आप देख लेना, लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सारे हमारे पास क्वेश्चन हो गए, और ये जो क्वेश्चन है ना, जो अभी क्वेश्चन नंबर 9 आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। इसको भी आप उन वीडियोस के थ्रू कवर कर लेना, क्योंकि हम तो ये रिविजनरी वीडियोस पढ़ रहे हैं तो इनमें हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए, अब बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जैसे आप जानते हो, हमारे ये जो चैप्टर है वो 2 चैप्टरों का मिक्सअप है, एक तो इनकम और एक एम्प्लॉयमेंट। अब इनकम वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम बढ़ चुके हैं अपने पास एम्प्लॉयमेंट की ओर। एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट में अब पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, याद रखना। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब एक पर्सन काम करना चाहता है, काम करने लायक है, और उसे मार्केट प्राइस पर काम मिल जाता है, तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो वही बात लिखी हुई है कि एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग टू डू वर्क एंड एबल टू डू वर्क एंड ही विल गेट वर्क एट अ मार्केट प्राइस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट
दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट जस्ट उसका अपोजिट कर दो कि एक इंसान काम करना चाहता है, काम करने लायक है, बट उसे मार्केट प्राइस पर काम नहीं मिल पा रहा है, तो उस सिचुएशन या उस कंडीशन को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे अनएम्प्लॉयमेंट कई टाइप की होती है, बट अभी जो हमें पढ़नी है वो दो ही पढ़नी है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब एक पर्सन अपनी जॉब छोड़कर दूसरी जॉब की ओर मूव करता है तो कुछ टाइम उसे खाली बैठना पड़ता है, तो जो वो खाली बैठता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्सन कुछ डिमांड के पैटर्न्स में चेंज हो जाता है जिसके चलते वो अपने आप को उस तरीके से ढाल नहीं पाता और वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। जैसे आप जानते हो टेक्नोलॉजी में आजकल बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। अगर आप नई नई टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से काम नहीं करोगे तो एक दिन आप अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक वो अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें एक इंसान काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा, तो वो कहलाता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बात करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल की। अब इक्विलिब्रियम लेवल में क्या होगा? तीन चीज़ें होंगी। क्या क्या होंगी? फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? एडी और एएस दोनों बराबर होंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि आपका जो एडी और एएस है वो फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं होगा। और ओवर एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि एडी और एएस बराबर तो होगा लेकिन वो बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। जिसके डायग्राम आप ये देख सकते हैं, एडी पहला वाला डायग्राम एडी और एएस दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूसरे वाले डायग्राम में देखो एडी नीचे बन रहा है और तीसरे वाले डायग्राम में देखो एडी ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम्स हो गए। अब बात करते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के बारे में। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए ना हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप पहली बात तो ये सोचो एक्सेस का मतलब क्या होता है। एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा। वैसे ही अब आप हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड वाली, और इस पे से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा, बिल्कुल 100%। मैं लिख के दे सकता हूँ कि आएगा ही आएगा। कौन सा आएगा ये भी बताऊँगा, अभी रुको। पहले ये बताओ एक्सेस डिमांड क्या होती है। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब आप डिमांड ज़्यादा करते हैं अपनी सप्लाई से, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा करते हैं एग्रीगेट सप्लाई से, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। यानी एक्सेस डिमांड का मतलब होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से अगर आप एडी ज़्यादा करते हैं एएस से तो उसे बोलते हैं एक्सेस डिमांड। एक बार डेफिनेशन खुद पढ़ो आप। देखो मैं पढ़वाता हूँ। एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन दे रखी है, इट रेफर टू द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकॉनमी। याद रखना कि सिर्फ ये बोल देना सही नहीं होगा कि एडी इज ग्रेटर देन एएस, आपको ये भी बताना है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अगर एडी एस के ज़्यादा है तो वो कहलाता है एक्सेस डिमांड। चलो इसका डायग्राम देखते हैं। वैसे हम जानते हैं इक्विलिब्रियम लेवल पे एडी और एस दोनों बराबर होते हैं। अब क्योंकि एक्सेस डिमांड है इसलिए एडी जो है वो आपका ऊपर की साइड बनेगा, क्योंकि देखो एडी बढ़ रहा है, जब बढ़ेगा तो एडी कर्व ऊपर बनेगा और घट रहा होता तो एडी कर्व नीचे बनता। तो ये जो डैश 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 करके आप देख रहे हो ना, AD1 लिखा हुआ है, ये एडी कर्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसी को बोलते हैं एक्सेस डिमांड। अब इसमें क्या होता है? इसमें इन्फ्लेशनरी गैप आता है। इन्फ्लेशनरी गैप क्यों आता है? आप देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ई और E1 के बीच की जो दूरी है, आप ये देखो ना, ये जो ई और E1 है, ई और E1 के बीच की जो दूरी है, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। तो वही लिखो, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है कि जब आपकी एक्चुअल जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड इज रिक्वायर्ड, मतलब एक्चुअली में लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं जबकि रिक्वायर्ड जो है वो कम है, तो उसके कारण जो गैप जनरेट होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ये नीचे उसी की डिस्कशन लिखी हुई है। अब बात करते हैं कि लोग डिमांड ज़्यादा क्यों करते हैं, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्यों हो जाती है, वो पढ़ते हैं। सबसे पहला, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोग खर्चा ज़्यादा करते हैं। अब आप सोचो कि अगर लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो एडी इज ग्रेटर देन एएस हो जाएगा, मतलब एक्सेस डिमांड हो जाएगी। नंबर 2, रिड्यूस इन टैक्सेस, गवर्नमेंट अगर टैक्स कम कर देगी तो अल्टीमेटली लोगों की रियल इनकम बढ़ेगी, रियल इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोग कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे मतलब डिमांड ज़्यादा करेंगे। नंबर 3, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक बात बताओ, गवर्नमेंट रोड, सड़क, हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स, इन पे ज़्यादा खर्चा करेगी तो अल्टीमेटली इससे एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा, डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बन जाएगी। नंबर 4, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर लोग पहले से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे तो ऐसे में क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ज़्यादा, ज़्यादा मतलब एग्रीगेट एक्सेस डिमांड। इसके बाद है फॉल इन इम्पोर्ट। अच्छा क्या होगा कि अगर
लोगों के मन में देशभक्ति की भावना आ जाती है। जैसे कोरोना वायरस का जब खेल शुरू हुआ था तो पता चला ये चाइना के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ है कोरोना वायरस। तो लोगों के अंदर एक पेट्रियोटिक फीलिंग्स आ गई कि भाई अब चाइनीज़ प्रोडक्ट हम खरीदेंगे नहीं, अब तो हमें चाइना की इकॉनमी को बर्बाद करना है, क्योंकि उसने पूरे देश को बर्बाद किया, पूरी दुनिया को बर्बाद किया, अब हम उन्हें बर्बाद कर देंगे उनका प्रोडक्ट ना खरीद के। तो ऐसे में जब आपके अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग आई, आपने मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट खरीदे, तो अल्टीमेटली मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब आपने इंपोर्ट क्या कर दिया, कम कर दिया, बाहर वाला माल मंगाना कम कर दिया। तो इससे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में ज़्यादा बिकेंगे और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जनरेट हो जाएगी। राइज इन एक्सपोर्ट, मान लो अब कई सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो चाइना के लोगों से काम कराते थे, अब उन्हें काम चाइना से नहीं करवाना, अब उन्होंने वही कॉन्ट्रैक्ट हमें यानी इंडियंस को दे दिया। अब हम लोग उस चीज़ को कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल की डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो कभी कभी जब हमारा इंपोर्ट कम होता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो जो डिमांड है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है। फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग, हम बैंक से पैसे उधार लेने के लिए गए, बैंक ने सस्ते ब्याज दर पे हमें पैसा उपलब्ध करा दिया, तो ऐसे में हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो ये सारे रीज़न थे जिनकी वजह से हम डिमांड ज़्यादा कर रहे थे। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। देखो इफेक्ट ऑफ आउटपुट, आउटपुट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हम अपनी आइडियल कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं जा रहे। एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जनरल प्राइस लेवल में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी क्योंकि लोग जब डिमांड ज़्यादा करेंगे उतनी सप्लाई हो नहीं पा रही है तो अल्टीमेटली उसके रेट बढ़ा दिए जाएंगे, तो इन्फ्लेशन की जैसी सिचुएशन जनरेट हो जाएगी। तो अब देखो ये ना फ्लो चार्ट दे रखा है, ये पूरा समराइज है एक्सेस डिमांड का। देखो साफ साफ लिखा हुआ एक्सेस डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड जब बड़ा होता है एग्रीगेट सप्लाई से एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, जिसके से कौन सा गैप आता है, इन्फ्लेशनरी गैप आता है। क्या रीज़न है ये देखो, हमने सारे रीज़न पढ़ लिए और ये उनके इम्पैक्ट भी हम पढ़ चुके हैं। मतलब ये जो दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है जानते हो, ये बस पूरे चीज़ों का समरी दे रखा है। अगर आपने पूरा पीछे पढ़ लिया तो ये पूरा आपको चार्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं अपने पास किस चीज़ पर, डेफिसिट डिमांड पे। दोस्तों अगर आपको एक्सेस डिमांड समझ आएगा तो डेफिसिट डिमांड जस्ट उसका अपोजिट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सुनो डेफिसिट डिमांड क्या होता है। डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। तो वही लिखा हुआ है, इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट द कॉरस्पॉन्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ। आओ अब एडी और एस दोनों बराबर हो रहे हैं, उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। अब आप देखो एडी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है क्योंकि ये डेफिसिट डिमांड है, और जो ई और ई1 के बीच की दूरी है, ये जो दूरी जो गैप बनी है इस गैप को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। तो वही लिखा हुआ है, डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है, इट इज द गैप विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू बी स्टैब्लिश। आपकी जितनी एक्चुअल डिमांड है वो कम है और जो रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा है, तो इससे जो गैप जनरेट हुआ उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ठीक है, अब डिफ्लेशनरी गैप के क्या क्या रीज़न होते हैं, सॉरी डेफिसिट डिमांड, लोग डिमांड कम क्यों करते हैं। सबसे पहला, लोगों ने कंजम्पशन करना कम कर दिया, लोग सेविंग्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जब सेविंग्स ज़्यादा करें कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो अल्टीमेटली डिमांड भी कम होगी, तो डेफिसिट डिमांड हो जाएगा। इंक्रीज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट ने टैक्सेस इतने ज़्यादा इंक्रीज कर दिए हैं कि लोग अब खर्च ही नहीं कर पा रहे, उनकी पूरी इनकम सारी क्या हो जाती है, चली जाती है। जब चली जाती है तो ऐसे में क्या होगा, डिमांड वो कम करेंगे क्योंकि रियल इनकम कम हो जाती है उससे। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्कूल रोड वगैरह बहुत कम बनवा रही है, कम बनवा रही तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली तो पैसा नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा तो वो डिमांड कम कर रहे हैं, इस वजह से डेफिसिट डिमांड हो जाती है। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, लोग प्रॉपर्टी वगैरह में थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करें जिसके चलते पैसों से पैसा नहीं बन पा रहा, लोग डिमांड कम करें तो डेफिसिट डिमांड हो जाती है। इसके बाद है राइज इन इम्पोर्ट, हम बाहर का माल ज़्यादा खरीद रहे हैं। मान के चलो अभी कोरोना वायरस से पहले हम क्या कर रहे थे, हर चीज़ तो मेड इन चाइना की आ रही थी, तो ऐसे में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पनप ही नहीं पा रही थी क्योंकि चाइना वाले कम रेट में माल बेच दिया करते थे तो हम उनका प्रोडक्ट इंपोर्ट ज़्यादा करते थे। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो डोमेस्टिक जो मार्केट है उसमें जो प्रोड्यूसर थे जब वो प्रोडक्ट बनाते थे उनका बिकता नहीं था तो डिमांड कम होती थी। तो जब आप बाहर से इंपोर्ट करोगे तो अल्टीमेटली डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे, जिसके से क्या हो जाएगी, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। फॉल इन एक्सपोर्ट, लोगों ने हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर कम दिए तो अल्टीमेटली हम लोग भी क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, सबसे पहले इफेक्ट ऑन आउटपुट, जब लोगों ने डिमांड कम की तो ऐसे में क्या हुआ, हम प्रोडक्ट कम बनाएंगे तो हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अब डेफिसिट डिमांड, जब लोग डिमांड कम कर रहे हैं तो इसे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, फैलेगी क्योंकि भाई उद्योगपति प्रोडक्ट कम बनाएंगे, जब कम बनाएंगे तो छटनी होना शुरू हो जाएगी, लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस, ऐसे में क्या होगा, जो लैक ऑफ डिमांड के चलते जो प्राइस है उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, कम कम कीमतों के अंदर निकालना पड़ेगा। अब जैसे कोरोना वायरस के टाइम में कई ऐसी चीज़ें थी जो खराब हो गई थी, फिर उसे सस्ते रेट में निकालनी पड़ी ना, तो इससे प्रोड्यूसर को घाटा पहुंचा, तो ये उसके इम्पैक्ट थे। अब देखो ये समराइज चार्ट दे रखा है कि डेफिसिट डिमांड क्या होता है,
डेफिसिट डिमांड होता है जब एग्रीगेट डिमांड कम होता है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होता है, जिसके वजह से कौन सा गैप आता है, डिफ्लेशनरी गैप आता है। उसकी क्या रीजंस है और क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का मेन पार्ट तो अब आता है। क्वेश्चन का मेन पार्ट अब आता है, वो क्या, किस तरीके से हम एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक्सेस डिमांड को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके लिए हमारे पास दो टाइप की पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, आपको बताया भी था लास्ट क्लास में मनी एंड बैंकिंग में। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करती है, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो आरबीआई फ्रेम करती है। क्योंकि आप जानते हो हमारे यहाँ इकोनॉमी के अंदर कितने पैसों की सप्लाई करनी है, कितनी नहीं करनी है, उसके लिए दो मेजर अथॉरिटी, एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरी हमारी सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक जब भी कोई गाइडलाइन जारी करेगी तो वो किसके थ्रू करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करती है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी गाइडलाइन इशू करती है मनी सप्लाई के लिए तो वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू करती है। अब हम इस चैप्टर में दोनों ही पॉलिसी पढ़ेंगे। लास्ट जो हमने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पढ़ा था उसमें अगर आपको याद होगा तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा था। ठीक है, हम दोनों पढ़ेंगे दोबारा से। फिस्कल पॉलिसी एक बार आप देख लो, इस चार्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो कौन फ्रेम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करती है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन फ्रेम करता है, सेंट्रल बैंक फॉलो करती है। और हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छा अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक पढ़ो जरा, हेडिंग पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हेडिंग साफ साफ लिखी हुई है कि किस तरीके से हम एक्सेस डिमांड को करेक्ट करें। एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने का मतलब क्या हुआ है, अब जैसे मान के चलो इकोनॉमी में लोग डिमांड दबा के कर रहे हैं, और जब लोग डिमांड दबा के करेंगे तो इसको कंट्रोल भी तो करना होगा ना, है ना। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, तो सबसे पहला है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम करेगी। देखो गवर्नमेंट अगर अपने खर्चे कम कर देगी तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो जाएगा, कम। एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा, लोगों के पास पैसा कम आएगा, और जब पैसा कम आएगा तो जो एक्सेस डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल्ड हो जाएगी। समझे। नंबर 2, इंक्रीज इन टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट टैक्स के रेट को बढ़ा देगी तो लोगों की जो रियल इनकम है या जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, और जब परचेजिंग पावर कम होगी तो जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है ये क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, है ना। बात समझ रही है आप लोगों को। मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड करेगी, मतलब बैंक रेट बढ़ा देगी। आपको पता है ना बैंक रेट क्या होता है, जब कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बोरो करती है सेंट्रल बैंक से और जो इंटरेस्ट देती है उसको बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, अगर बैंक रेट बढ़ा देंगे तो कॉमर्शियल बैंकों के पास पैसा थोड़ा सा कम बचेगा, जब पैसा कम बचेगा तो लोन कम देगा, लोन कम देगा तो लोगों के पास पैसा कम आएगा और एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। नंबर 2, इंक्रीज इन रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, जब कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लेती है सेंट्रल बैंक से तो उसे बोलते हैं रेपो रेट, उसमें जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसे रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट बढ़ा दोगे तो अल्टीमेटली वही होगा कि कॉमर्शियल बैंक की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, फर्दर लोन कम देगी, लोगों के पास पैसा कम आएगा, लोग डिमांड कम करेंगे। नंबर 3, सेल ऑफ सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी को हम बेच देंगे तो मार्केट में लोगों के पास क्या होगा, लोगों के पास एक शेयर सर्टिफिकेट आ जाएगा और गवर्नमेंट के पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो पब्लिक से पैसा कम हो जाएगा, और जब पैसा कम होगा तो डिमांड लोग कम करेंगे। नंबर 4, इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट का एक सर्टेन अमाउंट बचा लेती है उसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, जिसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एसएलआर और सीआरआर। तो अगर हम एलआरआर रेशियो बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, जैसे मान लो 1,00,000 रुपए में से बैंक पहले 20,000 रुपए अपने पास रखती थी, बचे हुए 80,000 का लोन दे देती थी। अगर ये रेट बढ़ा दिया जाएगा तो अब बैंक 1,00,000 रुपए में से 30,000 रुपए अपने पास रखेगी, तो लोन देने की कैपेसिटी जो पहले 80,000 थी वो घटकर कितनी हो जाएगी, 70,000 हो जाएगी। तो ऐसे में आरबीआई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू करती है और एलआरआर के रेट को बढ़ा देती है, जिससे मार्केट में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या हो जाती है, कंट्रोल्ड हो जाती है। नंबर 2, अब क्वांटिटेटिव मेथड देखते हैं, क्वालिटेटिव मेथड। इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। जब भी आप जैसे मार्केट में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चल रही है तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, कोई भी बंदा लोन लेने के लिए आएगा तो उसको लोन देगी नहीं, और अगर देगी तो कहेगी भैया प्रॉपर्टी के कागज तुम ज़्यादा वैल्यू के रखवाओ। मान लो 1,00,000 की तुम्हें लोन चाहिए तो 1,00,000 के बदले तुम 5,00,000 की चीज़ गिरवी रखवाओ, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हुआ, 4,00,000। अगर हम ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे लोग थोड़े डिस्करेज होंगे लोन लेने के लिए, और लोग लोन कम लेंगे तो पैसा कम जाएगा, पैसा कम जाएगा तो एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। नंबर 2, एडवाइस टू डिस्करेज लैंडिंग। बैंक क्या करती है, अगर एक्सेस डिमांड चल रही है तो कॉमर्शियल बैंक से जब लोन लेने के लिए जाओगे ना तो वहाँ के जो मैनेजर हैं वो हमेशा एडवाइस करेंगे सर एक काम करो ना, लोन मत, तो बड़े ट्रैप में फंस जाओगे, आप कहीं रिश्तेदारी से ले लो, बैंक से लोगे तो ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो आपको कुल मिला के डिस्करेज करेगा लोन लेने के लिए, ठीक है, ताकि एक्सेस डिमांड को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। फिर हमारा क्रेडिट राशनिंग अंडर
सुनो, क्रेडिट राशनिंग की जाएगी, मतलब अगर आप 5 लाख का लोन लेने के लिए आए हो तो बैंक आपको 1 लाख देगी। 1 लाख का लोन लेने के लिए आए हो तो बैंक आपको 50,000 का लोन देगी, मतलब उतना अमाउंट बिल्कुल भी सेंक्शन नहीं करेगी जितना आप लोन चाहते हो। तो ऐसे में क्या होगा, पब्लिक के पास पैसा कम आएगा, और पैसा कम आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, बोलो अल्टीमेटली क्या होगा। अल्टीमेटली होगा ये कि जो मार्केट में लोग एक्सेस डिमांड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ये पूरा ना समराइज चार्ट है इस चीज़ का, इसको ध्यान से पढ़ लेना कि एक्सेस डिमांड में फिजिकल पॉलिसी के थ्रू क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या होता है। अब मैंने इसी चीज़ की क्या दे रखी है, पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ये पूरी एक्सप्लेनेशन है जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, जो हम अपनी डिटेल क्लासेस के अंदर पूरी डिटेल में पढ़ाते हैं, क्योंकि ये रिविजनरी क्लास है इसलिए मैं इसको ज़्यादा टच नहीं करूँगा। ठीक है, चलो आपको इतना पार्ट समझ आया। इसके बाद हम अपने पास आगे आते हैं और आगे पढ़ते हैं कौन सी चीज़, जानते हो, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें। ये रहा इसका समराइज चार्ट। जो अभी हमने एक्सेस डिमांड पढ़ा उसी का जस्ट अपोजिट कर दो, सेम वही है। अब देखो डेफिसिट डिमांड आप जानते हो क्या होता है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं और सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड ही कम कर रहे हैं। तो एक बात सोचो भाई, लोग डिमांड अगर कम कर रहे हैं तो कम क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी जेब में पैसा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है ताकि उनकी जेब में पैसा आ जाए। ठीक है, जिसके लिए गवर्नमेंट 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, देखो वही बात, फिजिकल पॉलिसी कौन फ्रेम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी कौन फ्रेम करता है, सेंट्रल बैंक। देखो फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा देगी, क्योंकि गवर्नमेंट अगर खर्चे बढ़ाएगी तो लोगों को उससे इनकम होगी। जैसे गवर्नमेंट अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएगी तो उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। नंबर 2, डिक्रीज इन टैक्सेस। गवर्नमेंट चाहती है लोग डिमांड ज़्यादा करें, इसलिए टैक्स को कम कर देती है ताकि लोगों की रियल इनकम क्या हो जाए, बढ़ जाए। रियल इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी में क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड। अगर बैंक रेट को हम बढ़ा दें, बैंक रेट को अगर हम कम कर दें तो ऐसे में लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जितना ज़्यादा लोन देंगे पब्लिक को उतना पैसा लोगों के पास ज़्यादा आएगा और डिमांड ज़्यादा होगी, तो डेफिसिट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। वही डिक्रीज इन रेपो रेट, परचेज ऑफ सिक्योरिटी। ऐसे में आरबीआई क्या करेगी, मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो एक शेयर सर्टिफिकेट है उनको खरीद लेगी और बदले में पैसा देगी, किसको, पब्लिक को। और जब लोगों की जेब में पैसा आएगा तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो ऐसे में सिक्योरिटीज़ क्या करेगी, आरबीआई परचेज करेगी। डिक्रीज इन LRR, लीगल रिजर्व रेशियो को अगर हम कम कर देंगे तो लोन देने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। क्वालिटेटिव मेथड देखो, डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब कोई भी बंदा लोन लेने की आएगा तो हम कहेंगे भैया एक काम करो, पहले 1 लाख रुपए के लोन के बदले 5 लाख की सिक्योरिटी रखवाई जाती थी, अब तुम 1 लाख के बदले सिर्फ 2 लाख की सिक्योरिटी रखवा दो। यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट हम कम कर देंगे, जिससे लोग लोन ज़्यादा लें। लोन ज़्यादा लेंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे और डेफिसिट डिमांड क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 2, एडवाइस टू डिस्करेज लैंडिंग। ये गलत लिखा हुआ है, इनकरेज लिखना चाहिए। ये लोग एडवाइस करें, इसको प्लीज़ सही कर लेना, एडवाइस टू डिस्करेज नहीं है, इनकरेज है, कि वो इनकरेज करेंगे कि भाई आप लैंडिंग्स उधार ज़्यादा लो। नंबर 3, क्रेडिट राशनिंग अंडर। अब क्रेडिट राशनिंग ये कम करेंगे, ठीक है, जो भी लोन लेने के लिए आए उसको आसानी से लोन ये प्रोवाइड करवा देंगे। यही उसकी देखो डिटेल डिस्कशन दे रखी है, जो भी अभी हमने पढ़ा ये उसी की डिटेल डिस्कशन है जो हम अपनी डिटेल क्लास के अंदर पढ़ते हैं। बोलो क्लियर हुआ। सो गाइस यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आई होप गाइस कि आपको इससे बहुत फायदा मिला होगा, एक क्विक रिवीजन आपकी होगी। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।